तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के पार्ट 2 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केस। देखिए, केस का स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये हम लोगों के जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, इस तरह के जितने भी फॉर्मेट्स हैं सब को एक तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। और उसमें एक चीज़ और हो जाता है कि इसका प्रॉपर यूज़ समझने के बाद ग्रामेटिकल एरर कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केस। केस तो केस में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेटिव केस को। देखिए, नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं? देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए केस में सबसे पहले हम लोग नॉमिनेटिव केस को देखते हैं। देखिए, ये नाउन और प्रोनाउन से कैसे बिलोंग करता है। सबसे पहले इसके डिफिनेशन पर आते हैं कि अ नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ़ इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, है ना। सिंपल कहने का मतलब है कि जब आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वो जब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे पहले, मोहन इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। देखिए सिंपली, मोहन यहाँ पर बोल्ड है, तो बोल्ड में लिखा हुआ लेटर आप देख रहे हैं कि वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि मोहन। यानी कि सेंटेंस में एक्टिव कौन है? तो सेंटेंस में एक्टिव है मोहन, तो मोहन क्या हो गया यहाँ पे? नॉमिनेटिव केस में हो गया, ठीक है। अगेन एक एग्जांपल और लेते हैं, आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल। देखिए, यहाँ पर नाउन था, मोहन नाउन था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है आई। तो आई हम सबको पता है कि आई क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पर, लेकिन वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है लेकिन वो है क्या? एक तरह से देख लीजिए, प्रोनाउन है। तो सिंपल देख लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो अपने नॉमिनेटिव केस में है। इज इट क्लियर? चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, दिस केस कैन कैरी अनदर टर्म प्रोनाउन। अभी मैंने बात बताई ये बात कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों से वैरी करता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि टोटल 7 प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस के, इसके अलावा कोई नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। टोटल कितने हैं? 7। फिर से देख लेते हैं कि कितने टोटल प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो ये सभी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, 7। तो आई थिंक कि नॉमिनेटिव केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हमारा सेंटेंस जो है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें हमारा सेंटेंस जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करता है। सिंपल देखिए, पहले हम लोग आते हैं डिफिनेशन पे। देखिए, nouns or pronouns are said to be in objective case if they are the direct object of the verb or if they are the objects of preposition, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। सबसे पहले इसको समझते हैं। एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे नया यूज किया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग उसको समझते हैं, चूँकि इसमें एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, डिफिनेशन से पहले एक चीज़, सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग अपॉन whom और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ कैरिड आउट। देखिए कैसे, सिंपल देख लीजिए। यहाँ पे एक बात आपको समझना है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई मेट योर टीचर। तो योर टीचर, तो सिंपल है कि टीचर क्या है? एक पर्सन है, एक पर्सन है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, ये टीचर क्या है? एक पर्सन है। और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है? तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आई का, है ना। आई मेट योर टीचर, तो पूरा वर्ड जो है योर टीचर, ये एज ए ऑब्जेक्ट है। अब आप कहिएगा कि कैसे? तो चूँकि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई वर्ड नहीं है टीचर के अलावा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स। अब सेकंड वाले बात को क्लियर करते हैं कि थिंग कैसे है। तो देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। सिंपल देखिए, बुक बोल्ड में लिखा हुआ है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। मैं यहाँ पे देखिए, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। आप देख लीजिए,
यहाँ पर ये तो नाउन हो गया आपका, द बुक इज़ ऑन द टेबल। एक चीज़ और समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है ये क्या है कि ऑन का भी ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इस पहले इस डिफिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं। ये लिखा हुआ है कि दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है, उसी का ऑब्जेक्ट है टेबल। तो सिंपल हुआ कि यहाँ पर तो कोई पर्सन था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक थिंग है। तो सिंपल आप देख सकते हैं, यानी कि थिंग हो या पर्सन हो, वो सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पे कोई भी एक्शन कैरिड आउट हो रहा है, ठीक है, जिस पे कोई भी एक्शन कैरिड आउट हो रहा है। तो सिंपली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए जो प्रोनाउन, एक बार फिर से इसको समझते हैं, जो प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है या जो नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है, हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं कि ये प्रोनाउन या ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है ना। सेंटेंस में कैसे और कहाँ पे यूज किया गया है तब हम समझते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है। अब कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए जैसे रोहन बीट्स हिम, यहाँ पर हिम क्या है, प्रोनाउन है, तो हिम प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है, रोहन का ऑब्जेक्ट है। यानी सिंपल है कि यहाँ पर सिर्फ नाउन ही नहीं हो सकता, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई मेट यू, मैं तुमसे मिला, तो ये आई जो है इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, यू। यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये तो वर्ब है ही। तो सिंपली देखें कि ये यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि अभी इस टाइम एट प्रेजेंट ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम समझते हैं डेटिव केस को। देखिए डेटिव केस किसको बोलते हैं, डेटिव केस हम उसको बोलते हैं जिस केस में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा नाउन एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क करता है सेंटेंस के अंदर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब काम करता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा नाउन डेटिव केस में है। सिंपली यानी एक चीज़ और समझ लेना है कि इससे पहले कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए मोस्टली एक पहले की पॉइंट्स याद रखिएगा कि 90% केसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग्स ही होता है, ठीक है, यानी लिविंग बीइंग होते हैं। तो अब ऐसे कब समझते हैं हम लोग, पहले सेंटेंस को देख लेते हैं, डिफिनेशन को, इसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डेटिव केस क्या होता है। तो डेटिव केस तो समझ गए कि जब हमारा नाउन एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो हम बोलते हैं कि वो डेटिव केस में है सेंटेंस में। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन फॉर whom और फॉर विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट, यानी कि वर्ब का जो एक्शन है वो किसी पे होगा। तो वर्ब का एक्शन किसी पे होगा, तो याद रखिएगा फॉर whom, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए एक लिविंग बीइंग को रेफर किया जा रहा है वर्ड, या फिर फॉर विच जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए या फिर जिस पे, है ना। कोई भी वर्ब का एक्शन जो है वो उस पर कैरी किया जा रहा है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि वो जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे समझेंगे इसको, अब चलिए पहले एक और चीज़, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो टीचर ने एक्शन को रेफर किया स्टूडेंट्स पे, हालांकि यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऐसे बोलें कुछ देर के लिए हम द स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द टीचर गेव फ्यू एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जिसके लिए ये एक्शन किया गया है तो वो तो है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए, तो टीचर के लिए। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब फिर से हम देखते हैं, नीचे वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही गेव मी अ लेटर, अगर हम मी को रिमूव कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मी को इग्नोर करते हैं सेंटेंस में, तो हम देखेंगे कि ही गेव अ लेटर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
बट अगर हम मी के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी हम लोगों को ज़रूरी है कि देयर शुड नॉट बी प्रीपोजिशन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, हमने इसके पहले वाले केसेस में देखा था। यहाँ देखिए द बुक इज़ ऑन द टेबल, आप सिंपली देख सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग पॉजेसिव केस की ओर। पॉजेसिव केस सिंपल देख लीजिए, ये हम लोगों ने प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था, आप अगर चाहें तो अपना वीडियो देख सकते हैं। चलिए पॉजेसिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजीशन और ऑनरशिप। तो हम नाउन को तब कहेंगे कि ये पॉजेसिव केस में है जब ये कभी भी पोजीशन या ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस पर अपना हक दिखाता है, उससे अपनी बिलोंगिंग को शो करता है, तो हम समझते हैं कि हमारा प्रोनाउन या नाउन जो है वो पॉजेसिव केस में है। अब कैसे, ये एग्जांपल से देखते हैं। देखिए तो हम सिंपल समझ सकते हैं, देखिए दिस इज़ योर पेंसिल, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड यूज़ किया गया है योर, ये हमारा पॉजेसिव केस में है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये पेंसिल किसकी है, तो योर यानी तुम्हारी है। ये पेंसिल के बारे में बता रहा है, यानी इस पे इसका हक है। अब क्लियर है यहाँ तक। अब इसको समझते हैं नाउन से कंपैरिजन में। देखिए अब हम यहाँ पे नाउन को एग्जांपल में लेते हैं। राम्स कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब जो राम की गाड़ी है वो अभी ख़राब है। तो यहाँ पे जब आप नाउन यूज़ करिएगा तो आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एपोस्ट्रोफी एस का, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा कोई केस नहीं होता है। नाउन में ऐसे केस में हम लोग याद करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर लेते हैं पॉजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे राम्स कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, देखिए राम्स कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे कोई भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज किया है। लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों ही पॉजेसिव केस में है। चलिए अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वोकेटिव केस। देखिए ये समझने में काफ़ी आसान है, सबसे आसान तो यही है। देखिए हम कब अपने नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं कि ये वोकेटिव केस में है, जब हम देखते हैं या जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये किसी भी पर्सन को कॉल करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, सिस्टर दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, मतलब सिस्टर, तो आपने ये सिस्टर वर्ड जो यूज़ किया वो आप उसको कॉल कर रहे हैं, तो यानी कि ये सिस्टर वर्ड जो है वो वोकेटिव केस में है। फिर से है यू स्टैंड अप, तो आपने यू जो वर्ड यूज़ किया है ये आप उसको कॉल कर रहे हैं, मतलब आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं किसी एक्शन के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वोकेटिव केस में नाउन और प्रोनाउन कब होता है, जब उसको कॉल आउट करने के सेंस में यूज किया जाए। दैट्स ऑल।